तो जैसा कि इसके पहले के भाग में हम लोगों ने नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद थे 5 से लेकर 11 तक पढ़ा हुआ था, जिसमें कि 11वें अनुच्छेद में कहा गया था कि नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम रहेगा वो संसद बनाएगा, संसद का गृह मंत्रालय। तो उसके बाद आज़ादी के बाद कौन सा नियम बनाया गया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि संसद ने जो नियम बनाया था वो था नागरिकता अधिनियम 1955। मतलब कि आज़ादी के बाद जो पहला नागरिकता किस प्रकार से देना है जो अधिनियम बना था वो 1955 था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक कहाँ हमारा देश एकदम गुलाम था, नौकरशाही थी, एकदम चापलूसी थी। उसके बाद आज़ाद हुआ तो एकाएक तो आइंस्टीन बन नहीं जाएगा, तो उसमें बहुत जगह कमियाँ आई, फिर कमियों को सुधार किया गया। इसके लिए इसमें संशोधन 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में, जैसा कि अभी एकदम वर्तमान में कौन सा मुद्दा चल रहा है एनआरसी, वो भी हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे किस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा हमको नागरिकता मिलेगी। देखिए, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके पास ये 5 चीज़ों में से कोई अगर एक चीज़ है तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या अधिनियम बनाया गया था, अधिनियम के अंतर्गत कि जन्म के आधार पर नागरिकता। भाइयों मैं एकदम बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि ये जो था एकदम बोकस नियम था, इसको बाद में संशोधन भी किया गया, ये गलत था क्या कि जन्म के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब कि अगर आपका जन्म अगर भारत में हो जा रहा है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि ससुरा इसका जो है मिसयूज होने लगा। पाकिस्तानी लोग क्या थे कि वो 7-7 8-8 मेहरारू रखे रहते थे। अब शादी कर लें, मतलब कि एक तरीके से शादी कर लें, अब बच्चा यहाँ पे छोड़ दें पैदा करने के लिए, तो यहाँ पे जन्म पैदा हो गया तो फिर उसका क्या हो गया, नागरिकता मिल गई। मतलब बात ये हुआ कि सर्वर डाउनलोड करें पाकिस्तान में लेकिन इंस्टॉल कर दें यहाँ पर आके, यहाँ से आतंकवादी बढ़ने लगा। तो सब इन लोग को समझ में आया, संसद वालों के साला कि तुमने क्या कर दिया, तो गड़बड़ा गया मामला। तो इसके लिए 1986 ईस्वी में पहला जो है उसमें सुधार किया गया कि जन्म के आधार पर आपको तभी नागरिकता मिलेगी जब आपके माता या पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो। लेकिन तब भी इसका जो मिसयूज होने लगा, क्या होने लगा कि मान लीजिए जैसे कश्मीर है जो कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल है, तो कश्मीर की कोई महिला हो गई या पाकिस्तान से कोई एक आदमी आ गया, समझ लीजिए 6 महीने का, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, स्टूडेंट बन के आ गया, लेकिन यहाँ आया पढ़ने के नाम से, लेकिन फिर वही कारनामा करना शुरू कर दिया, भाई वही डाउनलोड किया, तो उससे भी क्या हुआ कि नागरिकता मिल जाएगी। तो फिर इसमें जो है सन 2003 में फिर से सुधार किया गया कि माता पिता में से कोई एक हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब कि वैलिड चीज़ होना चाहिए कि हम फलाने जगह से हैं और इस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तब उसको जो जन्म के आधार पर नागरिकता भारत की मिलेगी। तो ये था जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। तो जैसा कि देखिए हम लोग की पीढ़ी है या जो हमारे पिताजी वगैरह होंगे, उनको वंश के आधार, मतलब कि दादाजी की जो नागरिकता थी उसके आधार पर हमको मिली, पिताजी को मिली, फिर हमको मिली, और अधिकतर 90% लोगों को इसी तरीके से नागरिकता मिली हुई है। लेकिन जब संविधान 1955 में बना हुआ था तो कहानी कुछ और थी। वहाँ पर क्या था कि वंश के आधार पर नागरिकता तभी मिलेगी जब आपके पिता का मतलब हो जन्म भारत में। तो अगर ऐसा होता तो सानिया मिर्जा का जो लड़का हुआ है उसको भारत की नागरिकता ही ना मिलती, है ना। तो ये तो मुद्दा मान लीजिए इधर का है, लेकिन फिर महिला पुरुष की समानता भी ख़त्म हो जाती। तो फिर महिलाओं लोगों ने आवाज़ उठाया, तो सन 1992 में फिर इस पर जो संशोधन किया गया कि वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी या उसकी माता या पिता कोई में से एक भारत का वंशज होना चाहिए। ये बात हो गया। तीसरा चीज़ क्या है, पंजीकरण। जब आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो तीसरा चीज़ क्या है, पंजीकरण के आधार पर भी जो है नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण में क्या है कि आप कहीं के रहने वाले, यहाँ पर आया, आपने पंजीकरण कर लिया, फिर आप 7 साल रहेंगे तो फिर मंत्रालय आपको सोचेगा कि आपको नागरिकता दी जाए कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आए उठा के हम 7 साल रह रहे हैं आपको नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगला क्या है, देसीकरण। देसीकरण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है भारत में आके, जैसे एनी बेसेंट वगैरह थी, और कोई आके जो है उसको भारत की संस्कृति जज की, अरे वाह क्या माहौल है, क्या चीज़ें बढ़िया, ताजमहल ये हो, फिर उसका मन किया कि यहीं पर आकर बस जाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको देसीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। उसमें शर्त क्या है कि आपका जो योगदान है कला या विज्ञान में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको भारत की जो संविधान में लिखी हुई 22 भाषाएँ हैं उसमें से किसी एक भाषा को आना चाहिए, और कम से कम 10 साल आप भारत में रह रहे हो, क्योंकि अगर आप बाहरी हैं तो आपको अच्छे से ढलने के लिए 10 साल कम से कम ज़रूरत होना चाहिए रहने का, ठीक है। तो इस जैसे कि अदनान सामी जो है पाकिस्तान के सिंगर हैं, लेकिन वो आके भारत में बस गए हैं। तो ये था जो है देसीकरण। अब आखिरी जो है अर्जित भूमि। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने पहले भाग में अनुच्छेद 1 में ही देखा हुआ था कि कैसे सिक्किम को अपने राज्य में हमने मिला लिया। तो जब सिक्किम को मिला लिया तो सिक्किम के लोगों को ऑटोमेटिक अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। और आपने पहले के राजा महाराजाओं में भी देखा होगा कि कैसे जो है वो किसी एक राज्य को जीत लेते थे तो उन लोगों को अपने में ही मिला लेते थे।
तो इस तरीके से आपको इन 5 आधारों पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके साथ इन 3 आधारों पर आपकी नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। जिसमें से पहला क्या है, त्याग करके। या तो आप खुद से त्याग कर दें, जैसे अगर आपको किसी और देश की नागरिकता मिल रही है तो आप भारत का नागरिकता त्यागना पड़ेगा। जैसे अक्षय कुमार का केस था, उन्हें कनाडा की नागरिकता मिली तो उन्हें भारत की नागरिकता त्यागना पड़ा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि अक्षय कुमार सिटीजनशिप, तो उस पर दिखाएगा कनाडा है, वो भारत की नागरिक इस समय वर्तमान में नहीं है। दूसरा क्या है, बर्खास्त करके। बर्खास्त आपको तभी किया जाएगा, आप भारत के संविधान के विरुद्ध अगर कोई गलत कार्य करेंगे तब आपको बर्खास्त किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ससुरा कहेगा हैं जो खाता यहाँ की है वो बोलबाला वहाँ का करता है, तो आपको इस आधार पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। या जैसे मान लीजिए अगर कोई बाहरी, जैसे कोई वीवीआईपी आदमी है, जैसे सी जिनपिंग आए हैं और आपका दिमाग पागल हो गए हैं, मतलब दिमाग नहीं काम करा, जाकर डायरेक्ट उसके मुंह पे थूक दे, तो यही कहेगा ना कि ये भारतीय ने मेरे मुंह पे थूका। तो इस जगह पे भारतीयों का अपमान न हो तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप ना तो यहाँ के रहेंगे ना तो वहाँ के रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी अगर नागरिकता अगर ख़त्म कर दी जाती है तो आपको जीने का अधिकार, आपका हुक्का पानी गल्ला बंद हो जाएगा। बस आपसे कुछ अधिकारों को हटा दिया जाता है। जैसे कि राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते, और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके नौकरी नहीं कर सकते, आपको आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा ऐसे ही, और इसमें कोई आपको डिफरेंट नहीं पड़ेगा। अब तीसरा चीज़ क्या है, वंचित। वंचित कब करेंगे, जब आप इसमें झालमेल करें, पंजीकरण के आधार पर या देशीकरण के आधार पर आप रह रहे हैं 2 ही साल से, कह दिए कि हम 7 साल से रह रहे हैं, पता चला कि आप आए हैं दूसरे काम से पंजीकरण करा कर यहाँ गोली बारूद की शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई चीज़ अगर सरकार को पता लगती है तो वो आपका नागरिकता को हटा सकता है। तो ये 3 चीज़ हो गया। अब उसके साथ ये ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता अधिनियम लिया कहाँ से गया था, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा त्याग वाले कॉन्सेप्ट में, तो भारत में एक हरी नागरिकता चलती है, मतलब रहना है तो इधरे रहो, नहीं तो उधरे रहो, मतलब सटला तो गई ल, किसी और की नागरिकता ली तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये था दोस्तों नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो धन्यवाद।